जय हिंद दोस्तों। आइए देख लेते हैं बीए थर्ड सेमेस्टर के पेपर नंबर 2 को। दोस्तों पेपर नंबर 2 आपका लिंग विद्यालय एवं समाज है। इस पेपर के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 12। इसके पहले हम लोग 11 वीडियो 11 लेक्चर देख चुके हैं जो कि विभिन्न टॉपिक पर बनाए गए हैं। सारे के सारे टॉपिक जो 11 वीडियो बने हुए हैं सारे के सारे टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक होगा ये टॉपिक होगा लिंगीय पहचान, भेदभाव और रूढ़िवादिता। दोस्तों भेदभाव और रूढ़िवादिता से मतलब क्या है, इसका आशय क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले तो भेदभाव से तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि भेदभाव क्या किया जाए। जैसे मान लीजिए कि हम लोग अपने ही बच्चों में या कहीं देखते हैं जाते हैं तो वहाँ पर भेदभाव करने लगते हैं कि ये बच्चा ठीक है, ये सही है, ये फलाना सही है, इस तरीके का भेदभाव किया जाता है। लेकिन रूढ़िवादिता अगर क्या चीज़ है तो आदि अंत कई वर्षों से जो चली आ रही है परंपरा। जैसे मान लीजिए कि एक रूढ़िवादिता अगर देखा जाए तो मान लीजिए कि जैसे कोई पत्थर की मूर्त है, ठीक है, या पत्थर की मूर्त है, अगर यहीं से हम ले लेते हैं कि कोई इस तरीके से रूढ़िवादिता, मान लीजिए कोई पत्थर की कोई मूर्त है और उसमें अपना बना दिया गया है कि ये पत्थर का जो मूर्त है ये दूध पीता है, ठीक है, और उसको लोग क्या करते हैं कि दूध जा कर के पिलाते भी हैं, लेकिन वो दूध तो पीते नहीं है। लेकिन मान लीजिए कोई कुछ बना दिया गया है वो उसी में डाल दे रहे हैं आप, तो ये आदिकाल से चलते हैं। इसका वैज्ञानिक पुष्टि कुछ नहीं है। जब वैज्ञानिक पुष्टि नहीं है तो इसी चीज़ को हम लोग रूढ़िवादिता कहेंगे। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो मान लीजिए कि गाँव में एक रूढ़िवादिता से संबंधित आपको हम बता देना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पीपल ओपल का पेड़ है, ठीक है, कोई पीपल का पेड़ है, लोग एक अंधविश्वास बनाए हुए हैं कि उस पीपल के पेड़ के पास कोई भूत चुड़ैल इत्यादि रहती है, अगर कोई भी जाता है तो उसको डिस्टर्ब होता है। तो इस तरीके का एक रूढ़िवादिता, इसका कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं है और ये आदि अंत कालों से चलते हुए अगर आ रहा है तो इसी तरीके से इसी को हम लोग रूढ़िवादिता कहते हैं। लेकिन अब लिंगीय पहचान तथा रूढ़िवादिता है तो लिंगी का मतलब लड़कियों से लड़कों से संबंधित है, लिंग से संबंधित है। तो इसमें रूढ़िवादिता और लिंगीय पहचान क्या है इसके बारे में हम लोग देख ले रहे हैं। तो रूढ़िवादिता से तात्पर्य हमारे समाज की उन परंपराओं और मान्यताओं से है जो वर्षों से चली आ रही है, ठीक है, यानी वही बात जो अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं कि जो रूढ़िवादिता है ये इसका तात्पर्य ये है कि समाज में जो हमारा समाज है उसमें आदि अंत कई वर्षों से चली आ रही, जिसके पीछे कोई भी वैज्ञानिक पुष्टि नहीं है, ठीक है, कोई भी वैज्ञानिक पुष्टि नहीं है, परंतु उसका निर्वहन मात्र इसलिए किया जाता है कि वे वर्षों से चली आ रहे हैं। यानी लोगों के अंदर एक ये विश्वास हो जा रहा है कि कई वर्षों से ये परंपरा आ रही है, कई वर्षों से ये परंपरा चल रही है, तो ये एक रूढ़िवादिता हो जाती है। इन परंपराओं और मान्यताओं से व्यक्ति विशेष तथा समाज को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं है, अपितु यदि इसे माना जाए तो भी बालिकाओं को, देखिए जैसे रूढ़िवादिता है तो रूढ़िवादिता को कोई मान्यता प्राप्त नहीं है, ठीक है, लेकिन यदि इसे माना न जाए तो बालिकाओं को थोड़ा सा सम्मान और स्वतंत्रता अवश्य प्रदान की जा सकती है। जैसे रूढ़िवादिता में के अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो ये रूढ़िवादिता है कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलना है, लड़कियां घूंघट में रहेंगी, लड़के बाहर घूमते रहेंगे, ये सब भी रूढ़िवादिता। अगर इसको हम लोग न माने तो लड़कियों को थोड़ा सा स्वतंत्रता मिल सकती है, ठीक हो, अपितु यदि इसे माना न जाए तो बालिकाओं को थोड़ा सा सम्मान और स्वतंत्रता अवश्य प्रदान की जा सकती है। लिंगी रूढ़िवादिता को हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए कि लिंगीय रूढ़िवादिता क्या है, इसको हम लोग निम्न रूपों में देख सकते हैं। जैसे पहला अगर पॉइंट देखा जाए तो पुत्री जन्म पर उत्साह न होना, जबकि पुत्र जन्म पर बधाइयाँ देना। दोस्तों इसको तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, घर में अगर पुत्री का जन्म हो जाए तो उसमें लोग खुशी नहीं मनाते हैं, जबकि अगर वही पुत्र जन्म लेता है तो अनेक प्रकार की बधाइयाँ शुरू हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ भी लिंगीय भेद और रूढ़िवादिता ही जन्म देती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है आपका कि पुत्र जन्म पर फूल की थाली बजाई जाती है, ठीक है, पुत्र जन्म पर
फूल की थाली बजाई जाती है उत्तर भारत में, जबकि कन्या में जन्म पर नहीं। दोस्तों कहने का मतलब कि देखिए इसका एक वैज्ञानिक भी रीज़न है। यहाँ एक वैज्ञानिक रीज़न आपको मैं बता रहा हूँ, इसको आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। जैसे किसी के भी घर में, गांव में क्या होता है कि जब किसी के घर में लड़का या लड़की का जन्म होता है तो यहाँ पर दिया है कि लड़के का जन्म होता है तो फूल की थाली बजाई जाती है। दोस्तों हम ये कहेंगे कि लड़का हो या लड़की हो, दोनों के जन्म पर थाली या किसी भी प्रकार का आवाज़ बजाया जाना चाहिए। उससे होता क्या है दोस्तों कि जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद उसके कान में जब तुरंत आवाज़ जाती है, ठीक है, उसके कान में जब तुरंत आवाज़ जाती है तो क्या होता है कि बच्चा रोना शुरू करता है, ठीक है। और हम ये कह सकते हैं कि जब बच्चा रोना शुरू करता है जन्म के 5 सेकेंड 10 सेकेंड के बाद बच्चे को रो देना चाहिए। अगर बच्चा नहीं रोता है तो उसके अंदर ऑक्सीजन लेवल की कमी हो जाती है, ठीक है, और वो बच्चा कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो विक्षिप्त दिव्यांग भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए बच्चे का जन्म के तुरंत बाद रोना बहुत ज़रूरी होता है। और ये जब फूल की थाली या किसी भी प्रकार की आवाज़ उसके कान के पास, या कान के पास नहीं सॉरी, अगर उस रूम में आप उसके पास अगर बजा रहे हैं तो उससे वो आवाज़ उसके कान में जाती है और वो चिहुक करके रोना शुरू कर देता है। ये देखा जाए तो भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बहुत अच्छा है, ठीक है। तीसरा पॉइंट अब हम लोग देखेंगे लेंगे कि तीसरा पॉइंट क्या है। तो दोस्तों तीसरा है जीवित पुत्र का मुख देखने से नरक में मुक्ति तथा पितृ ऋण से छुटकारा पाने की मान्यता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि देखिए यहाँ भी एक रूढ़िवादिता ही है कि जो आपका पुत्र है उसका मुख देखने से आपको नरक से मुक्ति मिल जाती है, पितृ ऋण से छुटकारा पाने की मान्यता है, ठीक है। जबकि चौथा पॉइंट आप देखेंगे तो पूर्वजों को पिंडदान इत्यादि प्रदान करने में पुत्र को ही प्रमुखता दी गई है। यानी जब पितृदान होता है, जब पितृदान करते हैं तो उसमें केवल पुत्र को ही मान्यता दिया गया है, पुत्री को मान्यता नहीं दिया गया है। ये भी एक रूढ़िवादिता लिंगीय भेद से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेंगे दोस्तों, पांचवा जो पॉइंट हो जाता है ये अंतिम संस्कार इत्यादि का संपादन पुरुष के द्वारा ही होना। जैसे मान लीजिए कि अंतिम जो संस्कार होता है उसमें ये होता है कि स्त्रियों को शमशान घाट पर नहीं जाना है, या स्त्रियां मुखाग्नि नहीं दे सकती, स्त्रियां डंडी जो होता है इत्यादि जो भी संस्कार होते हैं, अंतिम संस्कार, अंतिम विदाई वाला जो संस्कार होता है वो ये होता है कि लड़कियों को अधिकार, औरतों को अधिकार नहीं दिया गया है। ये भी एक रूढ़िवादिता लैंगिक भेद को ही बताता है, ठीक है। अब छठा पॉइंट पर हम लोग देखेंगे कि छठा पॉइंट क्या है। तो पूर्वजों को पुत्र ही मुक्ति दिलाते हैं, ऐसी मान्यता है। दोस्तों ये होता है ना कि पिता एक्सपायर हो गया है तो बेटे को ये होता है कि बेटा पीपल के पेड़ के पास अगर पानी देगा, जैसे मान लीजिए कि ये भादो पितृ पक्ष होता है, उसमें ये होता है कि पीपल के पेड़ के पास जा कर के अपना कुछ दिन होता है, उतने दिन पानी वानी लोग देते हैं। तो उससे ये होता है कि ये काम जो है कि पुत्र ही कर सकता है, पुत्री नहीं कर सकते। इससे होता क्या है, तो इससे ये मान्यता है कि जो पूर्वज हमारे हैं, जो पुरखा पुरनिया जो एक्सपायर कर चुके हैं, पुराने दादा दादी इत्यादि, तो उनको मुक्ति मिल जाती है। सातवां पॉइंट है मनुस्मृति के अनुसार जिस पिता की पुत्रियां ही हो, पुत्र न हो, वह विवाह न करना। अरे ये तो सबसे बड़ी बात है। देखिए जैसे ये है कि मनुस्मृति के अनुसार अगर देखा जाए तो जिस पिता की पुत्रियां ही केवल हैं वह पुत्र न हो तो वहाँ विवाह न करना, यानी जहाँ केवल लड़कियां हैं वहाँ पर विवाह न करना मनुस्मृति की इस तरीके से बनाया गया है। इस तरीके से भी रूढ़िवादिता समाज में फैली हुई है, ठीक है, इसको हमें दूर करना चाहिए। अब आइए हम लोग देख लेते हैं कि लिंगीय भेदभाव। दोस्तों लिंगीय भेदभाव और रूढ़िवादिता की समाप्ति के उपाय। अब लिंगीय भेदभाव जो है और रूढ़िवादिता है, इसको हम लोग कैसे समाप्त करेंगे। जो भारत देश है या अन्य देश में देखा जाए तो जो ये रूढ़िवादिता है इसको हमें कैसे समाप्त करना चाहिए, इस समाप्त करने के क्या उपाय हैं, इसको आइए हम लोग देख लेते हैं।
लिंगीय भेदभाव और समानता में व्याप्त रूढ़िवादिता को समाप्त करना सरल नहीं है। इसके लिए कई स्तरों पर कार्य करना होगा। सभी अभिकरणों को एकजुट होना पड़ेगा तथा दीर्घकालीन समय अवधि को लेकर चलना होगा। इसकी समाप्ति हेतु कुछ उपाय निम्नलिखित हैं। दोस्तों, जो रूढ़िवादिता बना हुआ है समाज में कि लड़कियां ये काम नहीं कर सकती, पितृमोक्ष नहीं कर सकती, पितृ यानी जो भी सारा अभी हम लोग पढ़े हैं ऊपर, ये सब लड़कियों को नहीं अधिकार दिया गया है, उसको हमें समाप्त करना होगा। उसको समाप्त करके ही हम लोग रूढ़िवादिता को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर रूढ़िवादिता को हमें समाप्त करना है तो सबसे पहला काम है कि शिक्षा व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करना। तो शिक्षा जो है, अगर आदमी शिक्षित नहीं है, अशिक्षित है, तो वो समझने में ज़्यादा दिक्कत करेगा। लेकिन शिक्षित लोगों को अगर समझाया जाए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताया जाए कि अगर आपको प्रामाणिकता कुछ नहीं मिलता है तो वो चीज़ आपको गलत है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दूसरा है, इसको अब हम लोग देख लेंगे। तो दूसरा है प्रौढ़ शिक्षा था, बालिकाओं शिक्षा पर विशेष बल देना। तो प्रौढ़ शिक्षा जो बुजुर्ग हो चुके हैं यानी प्रौढ़ हो गए हैं, उनको हमें शिक्षा देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो शिक्षित नहीं हैं, जिसके कारण वो लोग समाज में अनेक प्रकार से जो रूढ़िवादिता फैली हुई है उसको लोग जल्द से जल्द स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए हमें शिक्षा पर बल देना चाहिए। तीसरा है आपका पॉइंट कि शिक्षा प्रणाली के दोषों को दूर कर इसे जीवन उपयोगी तथा व्यावसायिक बनाना। जो शिक्षा प्रणाली है इससे संबंधित दोष हैं उसको दूर करके हमें जीवन उपयोगी क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि अपव्यय। यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो है अपव्यय तथा अवरोधन में कमी लाना। ठीक है, उसके बाद पांचवा और लास्ट पॉइंट आपका बचता है बालिकाओं को अपनी रुचि के अनुरूप विषय चयन करने तथा कार्य करने की छूट प्रदान करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको वीडियो ये कैसा लगा? नेक्स्ट टॉपिक के लिए फ्री में नोट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।